जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज हम लोग देखेंगे डे 17 का, जो कि 18 तारीख को हुआ था, 18 फरवरी 2025 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। भारत का पहला अंतर्ग्राहीय मंगल मिशन एनालॉग मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? भारत का पहला अंतर्ग्राहीय एनालॉग मिशन तो यह लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया, लद्दाख राज्य के द्वारा, और इसरो के सहयोग से हुआ है। आगे है, भारत की इसरो की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में 15 अगस्त 1969 को, और यह चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5 ईयर प्लान के तहत हुआ है। आगे है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष तो वी नारायण हो जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण। आगे देखते हैं, पोलरिस डॉन मिशन के संबंध में गलत कथन। इसमें गलत कथन को छांटना है, तो इसमें हो जाएगा, इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने इसमें स्पेस वॉक किया, याद रखेंगे, 3 अंतरिक्ष यात्री। गलत को ही ढूंढना है, तो यही सही हो जाएगा। दोनों को देख लेते हैं। यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है, यह सही है, और इसे 10 सितंबर 24 को लॉन्च किया गया, यह भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, भारत का पहला मानव युक्त यान गगनयान मिशन। गगनयान मिशन को इसरो कब लॉन्च करेगा? तो यह 2026 हो जाएगा। गगनयान मिशन को का लक्ष्य पहले 2023 में रखा गया था, फिर 2023 से बढ़ाकर 24, और अब 2026 इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे है, मिशन चंद्रयान 4। मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह वर्ष 2028 में किया जाएगा। मिशन चंद्रयान 4 वर्ष 2028 में। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य तो यह हो जाएगा 2035। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य 2035। अगला देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। धरती के एक और चांद की खोज नासा के द्वारा। मनी मून की खोज किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा? तो यह नासा के द्वारा। आगे है, 3D प्रिंटेड इंजन का संचालित दुनिया का पहला रॉकेट, तो यह अग्निबाण हो जाएगा। 3D प्रिंटेड द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण। आगे देखते हैं, 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेट को कहाँ से और किस अंतरिक्ष एजेंसी से लॉन्च किया जाएगा? तो यह हो जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। अब आगे देखते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यह रूस की स्पेस एजेंसी के सहयोग से। आगे देखते हैं, इसरो द्वारा मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 हो जाएगा। इसरो के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030। मिशन शुक्रयान 2025 में मिशन शुक्रयान का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025। डे 17 का है। आइए 7 नंबर के सवाल को देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन, तो यह चंद्रयान फर्स्ट था। इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट जिस बिंदु पर उतरा, तो यह जवाहर पॉइंट। चंद्रयान फर्स्ट जिस बिंदु पर उतरा, जवाहर पॉइंट। चंद्रयान सेकेंड जिस बिंदु पर उतरा, तो यह तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान सेकेंड तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान थर्ड यह शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा था। जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। फिर से एक बार, चंद्रयान फर्स्ट जवाहर पॉइंट, चंद्रयान सेकेंड तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान थर्ड शिव शक्ति पॉइंट। अब आगे देखते हैं 8 नंबर में, इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो यह PSLV C57 हो जाएगा। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 PSLV C57 के द्वारा भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 हो जाएगा। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-20 किस रॉकेट के द्वारा? यह फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी के है, या एलन मस्क की कंपनी है। आगे देखते हैं 10 नंबर में, हाइड्रोजन परियोजना का संबंध किस स्पेस एजेंसी से? यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी। हाइड्रोजन परियोजना यूरोपीय स्पेस एजेंसी। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ? तो यह 1985 में ढाका बांग्लादेश में।
अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? तो यह रोहतांग दर्रा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज क्रमशः। तो उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, दक्षिणी ध्रुव एमंडसे, दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन। आगे है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? या प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। भारत की पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र, तो यह कलपक्कम हो जाएगा, कलपक्कम, तमिलनाडु। इसमें देख लेंगे, कलपक्कम तमिलनाडु की स्पेस एजेंसी, कलपक्कम, सॉरी, इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 15 नंबर में भारत की पूर्वी तट पर स्थित भारत का पहला परमाणु संयंत्र, तो यह कलपक्कम हो जाएगा, तमिलनाडु में। इसमें और थोड़ा देख लेते हैं, तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। आगे है, जैतपुरा महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और केगा कर्नाटक में है। काकड़ापाड़ा गुजरात में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में। सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा है कुडनकुलम, तमिलनाडु में। ये परमाणु विद्युत घर है। आगे 16 नंबर में देखते हैं, 16 नंबर में आइए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर, तो यह राखीगढ़ी हो जाएगा, हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर राखीगढ़ी, हरियाणा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग चलने और खड़े होने के लिए संतुलन संबंधी कार्य करता है? तो यह सेरेबेलम हो जाएगा, सेरेबेलम, सेरेबेलम। या मेडुला ऑब्लंगेटा, यह भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स। वैसे तो सेरेबेलम ही होता है। आगे देखते हैं, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह चंबल नदी हो जाएगा। इटावा उत्तर प्रदेश के पास जो है यमुना में मिलती है, चंबल नदी। आगे देखते हैं, भारत की किस मिट्टी में जल धारण की वृहद क्षमता होती है? तो यह काली मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी। एनसीईआरटी के आधार पर चिकनी मिट्टी भी दिया जाता है। अब निम्न में से बागवानी फसल के अंतर्गत, तो चाय, बागवानी फसल में चाय, कॉफ़ी और रबर, चाय, कॉफ़ी, रबर बागवानी फसल। दलहन खाद्य फसल हो जाएगा, खाद्यान्न फसल। 21 नंबर में, भारत को कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में? तो यह 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में, पंतनगर उत्तराखंड 1960 में। फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपर्वतीय झिल्ली को तो पुलुरा झिल्ली कहते हैं। फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपर्वतीय झिल्ली को पुलुरा झिल्ली कहते हैं। आगे है, सुतृष्णा एप्लीटेट के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है, तो यह अम्लीय होता है। आगे है, भारतीय धन का बहिर्गमन और लोगों का ध्यान आकर्षण करने की दिशा में पहला प्रयास, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, धन निकासी के विरोध करने वाले समाचार पत्रों में सर्वाधिक योगदान, तो यह अमृत बाजार हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। आगे देखते हैं, भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व, तो यह माधव हो जाएगा, 58वां टाइगर रिजर्व माधव। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी अवस्थिति? कंचनजंगा हो जाएगा, सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। आइए देखते हैं आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का शिलान्यास, तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वर्ष 1916 में। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1916 में। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब और किसके द्वारा? तो यह 1978 में लिटन के द्वारा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1978 लिटन। pH में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन का तो यह विलियन का मान घटेगा, जो कि एसिडिक हो जाएगा। 7 से नीचे होने पर एसिड और 7 के ऊपर क्षारीय और 7 के बराबर बेस होता है। आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है, आयंगर फार्मूला, तो यह भाग 17 से है। आयंगर फार्मूला अनुच्छेद संबंधित किस भाग से है? तो यह भाग 17 से है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से, तो यह उदासीन विलयन हो जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से उदासीन विलयन प्राप्त होगा।
अगला देखते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। आगे देखते हैं 35 नंबर में, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब और किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन 1882। अगला देखते हैं, भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अगला है, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा? तो यह वर्ष 2021 में निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया है। वर्ष 2021 में पेपरलेस, भारत का पहला पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमन, वर्ष 2021। अब अगला देखते हैं, भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, तो यह इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह। भारत के ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। भारत पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण यानी आर्थिक सर्वेक्षण बजट के कितने दिन पूर्व? तो यह 1 दिन पूर्व आता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रस्तुत होने के 1 दिन पूर्व प्रकाशित होता है। पहला शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो यह राजीव गांधी के कार्यकाल में, वर्ष 1987 में, राजीव गांधी का कार्यकाल में, वर्ष 1987। आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहाँ से भारत में व्यापार की नई दौर शुरू हुई? तो 1991 हो जाएगा। आर्थिक सुधार का यह वर्ष था, आर्थिक सुधार। आइए आगे देखते हैं 42 नंबर में, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को कब विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान? तो HDI इंडेक्स वर्ष 1990 में और भारत का स्थान 1934। HDI में भारत का स्थान 1934 है, भारत का स्थान 134 है और UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। अब आगे देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम से? तो स्थापना हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, और अधिनियम है 61वां अधिनियम 1981, 61वां अधिनियम 1981। भारत सरकार द्वारा कर, टैक्स से प्राप्त आय राजस्व आय कहलाता है। भारत सरकार के द्वारा टैक्स से प्राप्त आय राजस्व आय कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस CO2 तथा O2 का आदान प्रदान, तो यह रंध्र भाग से, CO2 और O2 का आदान प्रदान रंध्र भाग से। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व? तो यह आयरन और मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? यह कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। 48 में देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, यह सही हो जाएगा। आगे है, सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, यह भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। आगे है, जीभ के अग्र भाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका है? तो यह मीठा, जीभ के अग्र भाग में मीठा स्वाद। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस, तो यह पेप्सिन और रेनिन हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन के लिए और रेनिन दूध को पचाने के लिए। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अप्रभावित रहता है। इसका कारण? तो यह म्यूकस की लेयर के कारण। अमाशय में पाया जाने वाला प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे अप्रभावित रहता है म्यूकस की लेयर के कारण। आगे है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से? यह अमाशय से। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत हो जाएगा। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, इसमें 54 नंबर में देखते हैं, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, तो यह सही हो जाएगा। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है, यह भी सही हो जाएगा। दोनों सही है। आगे है, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो यह ड्यूडेनम में। यकृत तथा अग्नाशय की नली ड्यूडेनम में खुलती है। आगे है, 56 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में? तो यह छोटी आंत में।
संपन्न होता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे देखते हैं 58 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है, इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होती है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये सभी विशेषता अग्नाशय से संबंधित है। अगला देखते हैं, कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकलने हेतु उत्तेजित करता है? यह क्लोस्टिडोकाइनिन हो जाएगा, क्लोस्टिडोकाइनिन। 60 नंबर में देखते हैं, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? तो यह काइम कहलाता है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के बाद यह काइम कहलाता है, काइम। अगला है 61 में, रेडियो सक्रिय विखंडन में सबसे पहले कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? तो यह अल्फा हो जाएगा। रेडियो विखंडन में सबसे पहली अल्फा कण। अब आगे देखते हैं 62 नंबर में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो अल्फा धन आवेशित, अल्फा धन आवेशित, अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित, बीटा ऋण आवेशित, गामा आवेशहीन, गामा आवेशहीन, गामा आवेशहीन। आइए 63 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकरल, सही हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी ने, यह भी सही हो जाएगा, दोनों सही है। आगे देखते हैं 64 नंबर में, बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को, तो यह हो जाएगा नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन। आगे है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? तो यह नाभिकीय संलयन पर। अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल ड्यूटेरियम D2, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। 67 में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। परमाणु बम नियंत्रण नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो यह गलत हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम अभी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, यह गलत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन, और वहीं परमाणु बम नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, तो दोनों गलत है। 68 में देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अभिकेंद्रीय बल दोगुनी हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह किस कारण? यह अभिकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। 71 में देखते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम बाहर निकल आता है, तो यह हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। आगे 72 नंबर में देखते हैं, मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में है? तो मीथेन हम देख लेंगे, यह बायोगैस है, CNG, तो यह हो जाएगा बायोगैस और CNG, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर में, जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, यह सही हो जाएगा। और दूसरा है फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत है। आगे 74 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो इसमें हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, खुले वातावरण में यह जलने लगती है। आज का अंतिम और 75 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 सही है।
क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश। तो इसके साथ ही यह 17वां दिन का क्वेश्चन है। टोटल 75 सवाल करवा दिया गया है। इससे पहले भी 1 से लेकर 16 तक का चैनल बना दिया गया है, जो कि चैनल पे अपलोड है। आप लोग उसे देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।